हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो जैसा कि आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और ये एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड पार्ट होगा, सेकंड वीडियो होगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो वीडियो पहला वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो को देखने के पहले एसिड बेस सॉल्ट का पहला वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहां पे इसका पहला वीडियो देख लें, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड पार्ट है। तो हम लोग आज देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड पार्ट। और हम लोग इस लेक्चर में इस चैप्टर का पूरे डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, और साथ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और जो बच्चे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे नहीं देखे इसका पहला पार्ट, वो पहला पार्ट जरूर देख लें कि हम लोगों ने एसिड और बेस का रिएक्शन तक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर की बात करते थे। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो क्या हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रहा था। मतलब एसिड बेस रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बन रहा था। कैसा सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट। और साथ में आपको क्या मिल रहा था? वाटर मिल रहा था, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। और आगे की बात करेंगे तो आपके सामने पहला टॉपिक है, क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चे? जो मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, उसको बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये सब है मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं? तो नेचर में ये बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपके एमसीक्यू वगैरह एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ये बात क्लियर है। जब ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करेंगे? एसिड के साथ में। क्यों? कि ये खुद कैसा है? मेटेलिक ऑक्साइड बेस है। बेस है तो इसका रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं? एसिड के साथ करने वाले हैं। तो कुछ हम मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, जैसे कि हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जैसे कि हम लोग बात करेंगे जिंक ऑक्साइड का। ये सब क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है, कुछ इंपॉर्टेंट मेटेलिक ऑक्साइड है। इन मेटेलिक ऑक्साइड का हम लोग आज रिएक्शन कराने वाले हैं एसिड के साथ में, और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, तो ये हमें उसी मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट देगा और साथ में वाटर देगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करता है, तो एक सॉल्ट बनाता है, साथ में वो क्या देता है? वाटर देता है, H2O देता है। इतनी सारी बात क्लियर है। इतनी सारी बात क्लियर है। तो हम लोग समझेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद रिस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट देता है और वाटर देता है। यहां तक बात क्लियर है। अब कहोगे सर, इसका यूज हम लोग रियल लाइफ में या डेली लाइफ में कहां पे करते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि आपके घर में जो बर्तन होते होंगे, यूटेंसिल यूज करते होंगे आपके मदर किचन में, वो कैसा यूटेंसिल होता है? वो किसी ना किसी मेटल का बना होगा, और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो जाता है? मेटल ऑक्साइड बना देता है। या तो उसके ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे गैस का बर्नर है। जब ये मेटल का बना होता है और गैस का बर्नर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और वहां पे जब कुछ बर्न होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है? काले काले ब्लैक कलर का कोरोडेड या कोरोजन, इसके ऊपर काले काले का, ठीक है, कलर ऊपर से लेयर बन जाता है। कैसा? ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है, या ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है। जब आपके घर में मान लो आपके पास कॉपर का कुछ यूटेंसिल है, बर्तन है, पूजा करने का थाली है, उसके ऊपर देखना कि आप ग्रीन कलर का कुछ कोटेड ऊपर एक लेयर बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग देखे थे क्या, बर्न करने के पहले उसको क्या करते हैं? रब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है।
तो जितने सारे मेटल ऑक्साइड हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद उसके ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ जाता है और बन जाता है मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड उसको जब क्लीन करने की बात आती है तो हम इसी रिएक्शन का यूज करेंगे। उस रिएक्शन को, मेटल ऑक्साइड आपके यूटेंसिल में हो चुका है, ऑक्साइड का एक परत बन चुका है, लेयर बन चुका है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एसिड यूज करेंगे। वो एसिड हो सकता है क्या, टैमरिन। वो एसिड क्या हो सकता है, लेमन। और लेमन का हम जो आपका जूस है, उस लेमन का रस से, उससे और टैमरिन का हम लोग रस से क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व कर लेंगे वाटर में, और उससे किसी कपड़े से लेके उसके ऊपर जो मेटल ऑक्साइड है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रब करेंगे। उससे आपका जो यूटेंसिल है, बर्तन, वो क्या होगा, साफ हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हम लोग डेली लाइफ में ये हम लोग परफॉर्म करते हैं, और हमारे जो घर वाले हैं ये चीजें पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं कि भाई बर्तन में मान लो आपके ऊपर किसी काले काले धब्बे लग गए हो, ग्रीन कलर का लेयर बन गया हो, तो आप क्या करते हैं, नींबू ले आते हो और नींबू से क्या करते हैं, उसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। एक्चुअली वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल का एक ऑक्साइड का लेयर बन गया है, और आपको क्या, वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक को आपको न्यूट्रल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो इस रिएक्शन से हम लोग इतने सारी बातें को समझ में आया, और इससे जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन के सही जवाब दोगे कि मेटल ऑक्साइड कैसा होता है। तो बेसिक इन नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड के लेयर को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको या तो लेमन या तो टेमरिन का यूज करना पड़ेगा, जिससे वो क्लीन हो जाएगा। फिर पूछेगा कुछ मेटल ऑक्साइड का नाम बताओ या फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करो, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मेटल ऑक्साइड हैं जो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर पूछेगा मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। चलो एक रिएक्शन करके देखते हैं। जैसा कि हमने एक ले लिया मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्या ले लिया, जिंक ऑक्साइड। इसको रिएक्ट करवाते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये क्या मिलने वाला है, ZnCl2 मिलेगा। साथ में आपके पास H2O वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 लगाना है, तो ये क्या होगा, बैलेंस मिल जाएगा, ZnO प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2O मिल जाएगा। इतना बात क्लियर है, समझ में आ गया मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या मिलने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे, क्या इसी तरह से नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है क्या, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो इसी जिस तरह से हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, उसी तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो पहली बात तो यही हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। इस बात को आप नोट कर लोगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। पहला बात तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नॉन मेटल कौन कौन होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जितने सारे मेटल उसको छोड़ के क्या होंगे, नॉन मेटल। जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में हमने क्या लिया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और ये कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, अब ये खुद है एसिड, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। क्यों करेगा कि एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। तो एक बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है, तो एक बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा और फिर से बनाएगा हमारे पास सॉल्ट, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। क्या है, एक बेस है। और हमें लेना है CO2। CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या है, CO2, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और इसका हम रिएक्शन करवाने वाले किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। इसके साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक तरह का सॉल्ट है। और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर होता है उसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलने वाला है, सॉल्ट, और साथ में क्या, वाटर। आप इस रिएक्शन को
अच्छे तरह से, ठीक है, रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है, लर्न कर लेंगे। जब आएगा तो आपके पास यहाँ भी आ सकता है, कैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है जी, बिल्कुल, यहाँ पे हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या आगे क्या फर्दर प्रोसीड होगा, रिएक्शन क्या रिएक्शन देगा, तो आपको कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को, क्या करना है, कंप्लीट करना है। बात समझ में आ गया। और एमसीक्यू में वही बातें पूछेगा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, तो आपको बताना होगा एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आप दो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के नाम बताओ या दो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्मूला बताओ, तो आपको एक का नाम तो मैंने बता दिया यहाँ पे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपको दूसरा क्या है, NO2, ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, NO2 लिख सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है यहाँ बात तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाई डू ऑल एसिड एंड व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, मतलब जितने सारे एसिड हैं उनमें क्या कॉमन होगा और जितने सारे बेस है उनमें क्या कॉमन होगा, ये दोनों बातें आपको पूछा गया है। देखो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को नीचे लास्ट में कमेंट में आप कुछ लिखें कि सर मुझे वीडियो में अच्छा लग रहा है या तो कुछ और कुछ आपको ऐड करना है, तो आप ऐड करके वहां पे मैसेज देके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे थोड़ा सा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं जो कि आपके बेनिफिट के लिए होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, जितने सारे एसिड है उसमें क्या कॉमन होता है, तो जितने सारे एसिड है बच्चे उसमें क्या कॉमन होता है, ये बात कई बार सीबीएसई ने पूछा है। तो आपको एमसीक्यू में बताना कि भाई जितने सारे एसिड होते हैं ना उसमें सबके पास क्या होता है, H+ आयन होता है, क्या होता है, H+ आयन। और साथ में नोटिस कर लो इसके साथ H3OH+ आयन भी होता है, जिसका नाम है, एक का नाम है क्या, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, और दूसरा नाम है हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन। ये दो आयन जो होते हैं ना, वो जितने भी एसिड है, चाहे वीक एसिड है चाहे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन सभी के पास होगा H+ आयन। हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में बात किए थे कि एसिड क्या होता है, जो H+ आयन देता है, तो जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो जितने सारे एसिड होगा उनके पास कॉमन क्या होगा, H+ आयन। और साथ में एक नया टर्म आ रहा है क्या, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, तो ये हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बच्चे, जब आपके पास H2O है, क्या है, H2O है, तो H2O जो है ये रिएक्ट करता है इसके साथ में, H2 के साथ में, और ये खुद बनाता है H2H H3O+, साथ में H+ भी बनाता है, ठीक है। ये वाटर में क्या होता है, वाटर खुद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और H+ आयन बनाता है। बस आपको कभी कभी ये फॉर्मूला आपको पूछेगा कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है H3O+ आयन। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास देखो HCl है, एक क्या है आपके पास एसिड है, दूसरा क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, Cl- क्लोराइड आयन बन गया, और साथ में क्या बन गया, H3O+ आयन भी मिला। तो यहाँ पे जो H3O+ आयन है वो क्या है, वो आपका हाइड्रोनियम आयन है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। तो ये जो H+ आयन होते हैं, H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन H3OH+ आयन, ये दोनों जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। किसी भी एसिड में H+ आयन और H3O+ आयन होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है, मतलब वो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बिकॉज इट हैज H+ आयन एज वेल एज H3OH+ आयन। तो आपको पूछेगा कि कोई एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट क्यों करता है जब उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स H+ आयन एज वेल एज H3OH+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और साथ में या तो हाइड्रोनियम आयन होने की वजह से जितने सारे एसिड है, जितने सारे अम्ल है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्या है, क्या जितने सारे सबस्टांस हैं जिसके पास H मतलब हाइड्रोजन होता है, जितने सारे सबस्टांस हैं या तो जितने सारे कंपाउंड हैं जिनके पास H+ आयन
प्रेजेंट है या तो H प्लस आयन देता है कि वो सभी के सभी एसिड होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे नोट करोगे कि सब सबस्टांस डू नॉट फॉर्म H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वो हाइड्रोजन होते हुए भी एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन फॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड में प्रेजेंट होते हुए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल। ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12, मतलब 12 है। इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस आयन नहीं देगा, H प्लस आयन नहीं देगा। क्यों, इसके पास, इस कंपाउंड के पास H हाइड्रोजन होने के बावजूद भी जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये H प्लस आयन नहीं देगा। इसी वजह से ग्लूकोज जो है वो एसिड नहीं है। साथ में अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल क्या होता है, कोई भी ले लो, आपके C2H5OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 5 है। 5 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयन नहीं देता है, इसीलिए अल्कोहल जो है वो एसिड के कैटेगरी में नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखोगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास हाइड्रोजन होते हुए भी वो जब डिसॉल्व होता है तो H प्लस आयन नहीं देता है, इसी वजह से ये जो कंपाउंड हैं वो मतलब एसिड के कैटेगरी में नहीं आते हैं। बात समझ में आ गया। एसिड के कैटेगरी में वही आएगा जो वाटर में डिसॉल्व होके क्या देगा, H प्लस आयन या तो हाइड्रोनियम आयन देगा। क्लियर बात को। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे इसी तरह से बात किया जाए कि व्हाट हैव ऑल बेसिस इन कॉमन। जिस तरह से एसिड में जितने सारे एसिड है उसमें कॉमन क्या था, तो सभी में H प्लस आयन और H3O प्लस आयन कॉमन था, इसी तरह से बेस में भी कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसा कि हम लोग क्लास के शुरुआत में बताया था कि सभी बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो जितने सारे बेस हैं वो क्या देंगे, ऑल सबस्टांस ऑल बेसेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको OH माइनस आयन कहेंगे, या तो हाइड्रोक्साइल आयन या तो हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। और ये क्या होता है, कब देंगे, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा इसका, तो ये क्या देगा, OH माइनस देगा और साथ में सोडियम प्लस आयन देगा। तो OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, या तो इसको हाइड्रोक्साइल आयन भी कह सकते हैं। तो जितने सारे बेस हैं आप देख पा रहे होंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या देता है, 2OH माइनस आयन और Ca2 प्लस आयन। तो यहाँ भी क्या है, OH आयन आपको मिल रहा है। जितने सारे हाइड्रोक्साइड आयन आपने वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मिला, और वही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ऑफ द बेस सॉल्यूशन। जब हम बेस सॉल्यूशन की बात करेंगे, बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके पास OH माइनस आयन की वजह से, किसकी वजह से, OH माइनस आयन की वजह से। एसिड क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस या तो H3O प्लस आयन होता है। इस बात को आप नोटिस करेंगे और इसको आपको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये MCQ में आ सकता है। CBSE कई बार इसको बता रखा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। चलिए आगे बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना के CBSE कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर चुका है, बता चुका है, तो सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है कि आपको नॉर्मल बातों में समझाया जाए तो आपको मान लो एक एक कंटेनर में एसिड दिया गया है और एक कंटेनर में आपको वाटर दिया गया है, तो आप कौन सा मेथड सही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कंटेनर में वाटर है और एक कंटेनर में क्या एसिड है, और एसिड को वाटर में धीरे धीरे करके पोर किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो दिस मेथड इज वेरी नाइस, और ये मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप वाटर में हमेशा एसिड को ऐड करो, आप वाटर में हमेशा एसिड को ऐड करो, ना कि एसिड में आप वाटर को ऐड करो। एक बर्तन में क्या है, यहाँ पे एसिड है कंटेनर में, और आप क्या कर रहे हो, उस एसिड में आप पानी को डाल रहे हो, दिस इज रॉन्ग मेथड। और जब वाटर में आप एसिड को पोर करते हो, दिस इज ट्रू मेथड, दिस इज ट्रू मेथड। बात समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखोगे किसी भी
पोर्ट में या किसी भी कंटेनर में उसमें एसिड पड़ा हुआ है, तो उसमें आप उसको डिसॉल्व करने के लिए वाटर नहीं डालोगे, वाटर पोर नहीं करोगे। नहीं तो क्या होगा कि जितने सारे जो सॉल्यूशन होगा वो फ्लैश आउट हो जाएगा, फ्लैश आउट बाहर की तरफ आ जाएगा। या तो क्या होगा, मान लो आपका कंटेनर मान लो ग्लास का होगा, तो क्या होगा, ब्रोक कर जाएगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ध्यान रखना इस बात को, क्या कि हमेशा वाटर में धीरे धीरे एसिड को पोर करना है। वाटर में क्यों? क्योंकि वाटर का वॉल्यूम बच्चे ज्यादा होता है, और एसिड जो हम पोर करेंगे तो अचानक से नहीं, धीरे धीरे पोर करेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसॉल्व होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है वो एक्जोथर्मिक होने वाला है। कौन सा रिएक्शन होने वाला है? एक्जोथर्मिक। और एक्जोथर्मिक में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होगा, या तो सारे केमिकल, सारा सॉल्यूशन क्या होगा, फ्लैश आउट बाहर आ जाएगा बर्तन के बाहर, ठीक है। या तो क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के बाद कंटेनर ग्लास का होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। इस बात को केयर करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जब मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस, जब एसिड और बेस को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, जो उसका कंसंट्रेशन जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। मान लो आपके पास क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था, और दूसरे पोर्ट में क्या है, आपके पास वाटर है। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा, आपके पास उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया बात को? आपको समझ में आ गया? क्या हमने बोला कि जब भी एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन का मतलब एक तरह से पावर समझो, वो क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। और ध्यान रखेंगे हमेशा वाटर में बेस को डिसॉल्व करें या वाटर में एसिड को डिसॉल्व करें, ना कि एसिड या बेस में वाटर को पोर करें, ठीक है। ये रॉन्ग मेथड है, ये आपके क्या है, ट्रू मेथड है, ध्यान रखेंगे। अब एक बात आता है आपके पास, क्या एक क्वेश्चन आपके पास इससे बनता है कि हम लोग वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, आगे आगे तो इसको बताएंगे हम लोग। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब ए एसिड और बेस आपका रिएक्शन से रिलेटेड जो भी बातें थी वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ हमारे पास एसिड और बेस को मेजर करने के पास एक स्केल होता है, ये ठीक है, एक मेथड होता है। उस मेथड को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है, पोटेंज। पीएच का मतलब होता है पोटेंज, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। पोटेंज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल या तो पावर। क्या होता है, पावर। तो हाइड्रोजन आयन का पावर को या हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने वाला स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं इसको, पीएच स्केल। पीएच का मतलब क्या बोला मैंने, पोटेंज। पोटेंज का लैटिन वर्ड में क्या मीनिंग होता है, पावर। क्या होता है, पावर या तो पोटेंशियल, ठीक है। तो इट इज ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पीएच स्केल का। क्या सिर्फ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करता है, नहीं, एज वेल एज OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं कि आपके पास पीएच वैल्यू मेजर करना है तो ये क्या होगा, माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस आयन। क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस आयन, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन H प्लस आयन। ये दोनों होता है किसका, पीएच को मेजर करने के लिए फॉर्मूला, जो फर्दर नेक्स्ट क्लास में आपको 11th में या 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बस इतना फॉर्मूला आपके लिए काफी है कि पीएच इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है। पीएच क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कितना कंसंट्रेशन है, कितना पावर है, उसको मेजर करने के यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो पीएच स्केल है उसका रेंज क्या होता है, आपको पूछा जाता है पीएच स्केल का रेंज क्या होता है बच्चे। तो पीएच स्केल का जो रेंज होता है 0 से लेके 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक इसका रेंज होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन आपके पास, ठीक है। तो पीएच स्केल का रेंज आपको कहीं पूछा जाए तो पीएच स्केल का रेंज कहाँ होता है, मान लो इधर क्या है 0 और यहाँ पे कहाँ तक गया है, आप 14 तक गया है। कहाँ तक गया, 14 तक। तो रेंज की बात करेंगे 0 to
14, 0 to 14 की बात करेंगे। अब इस रेंज में हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। और 7 से जो कम होता है, 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिटी की प्रॉपर्टी बढ़ते जाती है। मतलब 6 पे ये मिल्क होता है। मिल्क में कैसी प्रॉपर्टी, मिल्क में क्या होता है? एक तरह का एसिडिक नेचर होता है। मिल्क में कैसा होता है? एसिडिक। लेकिन कैसा एसिडिक? वीक एसिड होता है। तो 6 है तो वीक एसिड। फिर आगे देखेंगे तो ब्लैक कॉफी जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 5। फिर आगे देखें टोमेटो जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? टोमेटो जूस का 4 होता है। फिर एप्पल जूस का कितना होता है? 3 होता है। लेमन जूस का कितना होता है? पीएच वैल्यू 2 होता है। और आपके पास गैस्ट्रिक एसिड जो स्टमक में जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो नियर अबाउट 1 और 0 के बीच में होते हैं, चाहे वो HCl हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे नाइट्रिक एसिड HNO3 हो। ये तीनों एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। उनका पीएच वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, नियर अबाउट 0 होता है। बाकी आप देख सकते हो कि आपके पास जो डेली लाइफ में आप यूज करने वाले जो प्रोडक्ट है उनका पीएच वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया गया है। साथ में पीएच वैल्यू 7 किसका होता है? तो 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब जो हम बिस्लरी पानी पीते हैं उसकी बात हो रही क्या? नो, क्योंकि उसमें बेटा मिनरल्स मिला होता है, वो प्योर नहीं होता है। प्योर वाटर किसको बोलते हैं? जो रेन वाटर होता है। और कौन सा रेन? 2, 3, 4 बार बारिश हो चुकी है। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर जब बादल से ऊपर में जब जब हमारे पास नीचे लेयर में आ जाता है तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल और पता नहीं गैसेस वगैरह उसमें डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड रेन बनाता है। उसकी बात नहीं हो रही है, प्योर वाटर की बात हो रही है। प्योर वाटर की वैल्यू कितनी होती है? 7 पीएच वैल्यू होती है। और जो प्योर वाटर होता है बेटा, ध्यान रखना, इस दिस इज कैन नॉट बी ड्रिंकेबल। जो प्योर वाटर होता है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है, उसमें आयन नहीं होता है। और आयन नहीं होता है तो जब उसको कंज्यूम करोगे तो आपका बॉडी उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो उसकी डाइजेशन नहीं होगी, और डाइजेशन नहीं होगा तो वाटर क्या होगा? आपके लिए हार्मफुल होगा। और इसलिए हम लोग प्योर वाटर नहीं पीते हैं। कुछ उसमें मिनरल्स मिला देते हैं जिससे वो हो जाता है बेसिक। क्या हो जाता है? बेसिक। तब हम लोग उसको पीते हैं। जो आपके पास एक्वागार्ड वगैरह में देखोगे बिस्लरी की बोतल होता है, जितने सारे जो भी आप वाटर पीते हो मिनरल्स वाटर, उसको मिनरल्स वाटर बोलते हैं, उसको प्योर वाटर नहीं बोलते, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू 7 होने पे उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं प्योर वाटर को। ठीक है, तो मिनरल वाटर हम लोग पीते हैं जिसका बेसिक, वो उसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है, 7 से ज्यादा होता है। आगे देखेंगे कि एग जो हम लोग खाते हैं, अंडा, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 8। जो बेकिंग सोडा यूज करते हैं वो क्या होता है? 9। हैंड सोप वगैरह यूज करते हैं वो क्या होता है? 10। अमोनियम सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है? 11। ब्लीच किसी भी तरह का ब्लीच आप करते हो तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 12 होता है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द अल्कलीज, अल्कलीज का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो वाटर डिजोल्विंग बेस होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उसको कहते हैं अल्कलीज। और उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 13 और नियर अबाउट 14 के आसपास होता है। जैसे कि कौन कौन है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और आपके पास MgOH का होल 2, ये सब जो है आपके पास। और आपके पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो एसिड हैं उनका पीएच वैल्यू क्या होता है? बिटवीन 13 to 14। क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और आपने एसिड देखा था, एसिड में क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या था? HCl, दूसरा क्या था? H2SO4, थर्ड वन क्या था? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सब का पीएच वैल्यू क्या होता है? नियर अबाउट 0। क्या होता है? नियर अबाउट 0, बिटवीन 1 एंड 0 के बीच में होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का वैल्यू क्या होता है? 13 बिटवीन 14। क्लियर है बात को? और प्योर वाटर का कितना होता है? 7। कई बार अब ये पूछा जा चुका है। ये प्योर वाटर जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से 14 के रेंज में होता है वो कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है इसका नेचर? वो कैसा होता है? बेसिक। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेके 0 के बीच में होता है उसका नेचर कैसा होता है बच्चे? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। ध्यान रखेंगे 7 से हम 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा। मतलब एक ये है, इसका पीएच वैल्यू कितना है? 6। क्या है? 6। और बी है, इसका पीएच वैल्यू कितना है? 4। तो कहेगा मोर एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक कौन है? तो ज्यादा एसिडिक 4 वाला है, क्योंकि ये कहां पे जा रहा है? 0 की तरफ। और 0 की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं एसिडिक वैल्यू, एसिडिटी
मतलब उसका अम्लीयता जो है वो क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि 0 और 1 के आसपास में जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो बता, आपको क्वेश्चन इस तरह कंफ्यूज करवाएगा एग्जाम में कि दो कंपाउंड हैं, दो सबस्टांस हैं, ए और बी। एक का पीएच वैल्यू जो है वो 6 है, दूसरे का पीएच वैल्यू 4 है। पूछा जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बताओगे बी। पूछागा कौन वीक एसिड है, तो बताओगे ए। क्लियर है बात को? क्लियर यहां तक? इसी तरह से बच्चे पूछा जाएगा बेस के कैटेगरी में कि बेस आपके पास बेस का रेंज क्या है, तो 7 to 14। फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा, पुट अप करेगा कि आपके पास दो कंपाउंड है ना, जिसका पीएच वैल्यू, ए का पीएच वैल्यू जो है वो आपके पास पूछेगा कि ये आपके पास क्या है, 9 है, और बी का पीएच वैल्यू जो है वो 11 है। पूछेगा मोर बेसिक कौन है, तो मोर बेसिक में जो 14 की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो ज्यादा बेसिक है। ये क्या है आपके पास, मोर बेसिक, है ना, ये मोर बेसिक है। तभी तो 14 के आसपास वाले को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और इसको जो 9 है उसको क्या बोलेंगे, वीक बेस कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, वीक बेस बोलेंगे इसको। क्लियर बात को? क्लियर बात को? तो पीएच स्केल आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच जो आपके पास हमने डायग्राम फिगर के माध्यम से लाया है, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, और क्लियर आपको समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सबस्टांस है और उनके हमने फिगर के विद द हेल्प ऑफ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बात को? चलो, इतना बात क्लियर है तो एक आपको, ठीक है, थम्स अप लिखना है, ठीक है ना, कि भैया हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इसे हमें समझ में आएगा। कमेंट जरूर करें, कोई भी टॉपिक आप पढ़े तो कमेंट करने पे आपको लगता है, हमें लगता है कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हमें और अच्छे से प्रिपरेशन करके आपके लिए कुछ अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। चलो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एसिड के और बेस से रिलेटेड ही बात करेंगे। और आपके पास जब हम पीएच स्केल पढ़ चुके हैं, तो पीएच स्केल के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, हम पीएच क्यों पढ़ रहे हैं, पीएच से हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या पड़ता है, जिसको हम या तो इग्नोर कर रहे हैं या तो हम लोग जान रहे हैं लेकिन उसको इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करते सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, उसका पीएच रेंज क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में वेरी करता है। और वो कैसा होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, 7 to 7.8 हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू होता है। जैसा कि आपको पता, आपका ब्लड ही पूछा जाए कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, 7.4। क्या लिखोगे, 7.4। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारी बॉडी पूरी बॉडी में ब्लड होती है, और पूरा बॉडी में ब्लड होती है तो 7.4 है। और 7.4 देख लो, ये 7 और 7.8 के बीच में लाई करता है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि व्हेन रेन वाटर हैज पीएच लेस देन 5.6, जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एसिडिक रेन, एसिड रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। देखो एसिड रेन कैसे बनता है, हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, हम लोग व्हीकल्स मतलब ऑटोमोबाइल, बहुत सारी गाड़ियों का यूज करते हैं। उन गाड़ियों में क्या होता है, उन गाड़ियों में हम लोग फ्यूल डालते हैं। फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, जिससे वो गाड़ियां चलती है। फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। वो गैसेस कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। और वो कौन कौन से गैसेस होंगे, या तो व्हीकल से, ऑटोमोबाइल से, या तो इंडस्ट्री से, बड़े बड़े मशीनों से। वो जो फ्यूल के से चलते हैं, तो फ्यूल को बर्न होने के बाद या तो वो CO2 गैस निकालेगा, या तो SO2 निकालेगा, या तो NO2 गैस निकालेगा। और ये सभी गैसेस जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। और एटमॉस्फेयर में ऊपर में चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो जब आपके पास, जब बारिश होगी, जब रेन होगा, और रेन में ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ये भी रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ये भी रिएक्ट कर सकता है H2O के साथ, और रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसिड रेन जो है वो या तो ये बनाएगा SO4, या तो SO2, है ना, SO2 या SO4, ये दोनों मिला के हमें ये बना देगा H2SO4।
और ये बना देगा आपको HNO3, और HNO3 और H2SO4 की वजह से जब एसिड रेन में मिल जाएगा तो वो रेन कैसा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और उसी को कहेंगे हम लोग एसिड रेन। फिर से जब हम देखते हैं हम लोग क्या, जो हम लोग ड्राइव करते हैं व्हीकल्स, या तो जितने सारे इंजन्स हैं, जितना से इंडस्ट्री है, उसमें बर्न होने वाले जो फ्यूल हैं वो हार्मफुल गैस को रिलीज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जब बारिश होती है तो गैसेस को लेके और डस्ट पार्टिकल को लेके नीचे आ जाता है। तो बारिश की पहली जो आपका मानसून का पहला बारिश होता है उसमें बहुत ज्यादा एसिड रेन होता है, उसमें आपको भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे डिजीज हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत सारे ड्रॉबैक है उसके भीगने का, क्योंकि उसमें एसिड रेन होता है। और एसिड रेन होने के क्यों होता है, क्योंकि जो CO2 SO2 या SO4 जो आपके पास एटमॉस्फेयर में गया है और NO2 गया है, वो वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद या तो वो क्या बनाएगा, या तो वो H2SO4 बनाएगा, या तो क्या बनाएगा HNO3, जो रेन के साथ मिक्स होकर के वो कहाँ पे आएगा, आपके अर्थ पे आएगा, और उसी को हम लोग कहेंगे एसिड रेन कहेंगे। ठीक है ना। तो एसिड रेन कब कहेंगे, जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो हमारा प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके लिए ग्रो करने के लिए प्लांट, जितने सारे प्लांट्स हैं या तो आपके पास जितने सारे क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए, अदरवाइज वो क्रॉप क्या होगा, वो क्रॉप आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो प्लांट क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, वो अच्छे से फल नहीं देगा, अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पीएच होनी चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। इसी वजह से जो हमारे इंडिया है उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पीएच वैल्यू अलग अलग होने के कारण अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। हर जगह पे हर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉइल का पीएच वैल्यू चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीएच वैल्यू सॉइल का चेक करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि क्या बात होती है। जैसे कि हम लोग देखो पीएच स्केल में कुछ बातें दिया हुआ है, एसिड रेन है तो एसिड रेन क्या होगा, 5.6 से कम हो जाएगा तो एसिड रेन कहलाएगा। जो नॉर्मल रेन होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, फिर नॉर्मल का होगा 5.6, वो भी एसिडिक होगा, लेकिन 5.6 से कहीं कम है तो वो हो जाएगा एसिड रेन। क्या हो जाएगा, एसिड रेन। प्योर वाटर का हमने देखा पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, और आपके पास ओशियन वाटर है तो ओशियन वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। मतलब उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं और वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, आपका लिक्विड ड्रेन क्लीनर होता है, जो ड्रेन क्लीनर लिक्विड नालियों जो पानी बहती है वो क्या होता है, वो आपके बहुत सारे कपड़े वगैरह क्लीन करने की वजह से होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपका सोप है, डिटर्जेंट है, साबुन का झाग है, ये सब उसमें जाते हैं, है ना, तो पूरा साफ करके क्लीन करके उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, या तो 13 या तो 14 के आसपास होता है। चलो बात करते थे हम लोग प्लांट के बारे में, तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, और उस पीएच वैल्यू कहीं आपका सॉइल का कहीं सही है तो इन क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छा होगा। जैसे कि बात किया जाए पोटैटो का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये 4.8 से 6.5 के बीच होता है। बात किया जाए कहाँ किसका, कैरोट का कितना होता है, तो कैरोट की क्रॉप प्रोडक्शन करना है या तो कैरोट की खेती करना, गाजर की खेती करना है, तो इसका सॉइल का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 5.8 से 5.5 से 5 लिख लो यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे कैरेट का आपका मान लो खेती करना है तो क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू क्या कितना होना चाहिए, इसका पीएच वैल्यू बच्चे, इसका पीएच वैल्यू होना चाहिए आपका 5.5 से लेके 7.0 के बीच। आगे बात करें ओनियन का, ओनियन की खेती के लिए, ओनियन का खेती के लिए आपको कितना चाहिए, 5.8 से लेके 7 के बीच में होनी चाहिए सॉइल का पीएच वैल्यू। इसी तरह से आपके लेटूसी के लिए क्या होना चाहिए, 6.0 से लेके 7.0 के बीच में होना चाहिए। टोमेटो के लिए क्या होना चाहिए, टोमेटो के लिए 5.5 से लेके 7.5 होना चाहिए। कैबेज के लिए क्या होना चाहिए, 6 टू लेके 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में क्या पीएच वैल्यू है, तो इन सभी क्रॉप, इन सभी वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन होगा, इन सभी प्लांट का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि पीएच वैल्यू पहले
सॉइल का पीएच वैल्यू टेस्ट की जाती है, फिर इसके ऊपर में क्रॉप लगाया जाता है या तो खेती की जाती है। बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्या कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी में स्टमक है, तो हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। आपके क्वेश्चन कई बार बन चुका है सीबीएसई में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में बनने वाला एसिड का नाम बताओ। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में बनने वाला एसिड है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है बच्चे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और टू मच ऑफ एसिड कॉजेज, और बहुत ज्यादा कहीं एसिड हो जाता है पेट के अंदर में, स्टमक के अंदर में, तो इनडाइजेशन होती है, मतलब पाचन क्रिया, आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उसको बोलते हैं इनडाइजेशन। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा और इसके वजह से आपके पेट में कभी पेन होगा, दर्द होगा या तो इरिटेशन होगा। स्पेशली देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा होती है। किसमें होती है? बच्चों में। बच्चों में आप क्या करते हो? ज्यादा उसको फीडिंग करवाते हो, ज्यादा उसको दूध वगैरह, मिल्क वगैरह पिला देते हो, तो या तो बच्चा वो समझता नहीं है, बहुत ज्यादा खा लेता है, बहुत ज्यादा खाने की वजह से उसके अंदर में एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण इनडाइजेशन हो जाता है, पेन हो जाएगा और इरिटेशन होगा। फिर आप क्या करते हो? तुरंत आप मेडिकल जाते हो। क्या करते हो? मेडिकल जाते हो। मेडिकल वाले को बोलते हो कि भैया भैया मुझे मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है या ये हो रहा है। वो क्या करेगा? वो जो ले जाए आए कहेगा ठीक है आप ले लो। वो क्या लेना है आपको? एंटासिड की गोलियां, ठीक है ना। कहीं बच्चा आपका छोटा है, तो छोटा है तो आपको क्या लेना होगा? एंटासिड का आपको सिरप लेना पड़ेगा, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या तो ये सिरप के रूप में आता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं गैलोसिल। क्या बोलते हैं इसको? गैलोसिल। या तो इसको बोलते हैं एंटासिड की टेबलेट। ये दो तरह के फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और आपके पास क्या होता है? आपके पास ये मेडिसिन, ठीक है ना, टेबलेट के फॉर्म में आता है, जिसको खाने से क्या होगा? एंटासिड आपकी बॉडी में जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जाएगा, जो क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रल कर देगा। क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रल करेगा। आपके स्टमक में एसिड पहले से है। ये कैसा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। तो बेस मिलेगा, और बेस मिलने के बाद क्या बना देगा? ये सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, जिसके वजह से आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, इरिटेशन में रिलीफ मिलेगा। क्लियर बात को? तो आपकी बॉडी के लिए भी पीएच वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। तो डेली लाइफ में आप देख रहे होंगे कि हम टूथ इनेबल की बात करेंगे। क्या किसकी बात करेंगे? टूथ एनेमल की बात करेंगे। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये कभी कभी क्या होता है? गेट क्राउडेड बाय द एसिड। एसिड की वजह से ये एसिड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। विच एक्ट ऑन द फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन आवर माउथ। मतलब जो हम फूड खाते हैं ना, तो उसके जो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करने की वजह से, बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से वहां से प्रोड्यूस हो जाता है क्या? एसिड। और वो जो एसिड है वो हमारे टूथ एनिमल को क्या करता है? वीक कर देता है, क्राउडेड कर देता है। क्या था? क्राउडेड कर देता है। उसे उसके ऊपर एक तरह से पीलापन लग जाता है ना, एक लेयर चढ़ जाता है, जिससे नुकसान होता है किसको? टूथ एनिमल को। तो अभी देख रहे हो कि एसिड जो है वो क्या कर रहा है? आपके टूथ एनिमल को डिक्रीज कर रहा है या तो वीक कर दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? वीक कर दे रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करते हो? इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए, इसके लिए हम लोग करते हैं ब्रश। और ब्रश में यूज करते हैं हम लोग क्या? कॉलगेट। कॉलगेट कैसा होता है? बेसिक होता है। और जो भी आपके माउथ में एसिड प्रोड्यूस हुआ, उस एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा? आपका टूथपेस्ट, है ना, जो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। तो बेसिक जो है, बेस जो है, वो एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, सॉल्ट बना के, ठीक है ना। और आपका टूथ एनिमल क्या होगा? सेव हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेस्ट है, टूथपेस्ट, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? तो पीएच वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ये भी कई पर पूछा हुआ है। मतलब ये बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। ये क्या करता है? जो आपके माउथ में बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस जो एसिड होता है उसको न्यूट्रल करता है, और टूथ एनिमल को क्या करता है? सेव करता है। एक और बात बताते हैं कि जो बीज होती है, क्या होती है? बीज होती है या तो एंट होती है, वो क्या करता है? आपको काट लेती है, लाल चींटी या तो मधुमक्खी कहीं आपको काट लिया है, तो आपके बॉडी में आपके अपने स्टिंग के द्वारा, आपके स्टिंग के द्वारा एसिड को इंजेक्ट कर दी। क्या करे? एसिड को इंजेक्ट कर दिया। और एसिड को इंजेक्ट कर दिया, कौन सा एसिड को इंजेक्ट किया है? तो फॉर्मिक एसिड को किया है। किसको किया है? फॉर्मिक। और इसे का दूसरा नाम क्या है?
मिथानोइक एसिड, क्या नाम है इसका, मिथानोइक एसिड को आपकी बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दिया है, जिसके कारण क्या होता है, आपका बॉडी क्या हो गया है, यहाँ पे रेड कलर का आ गया, या तो सूज गया है, क्या हुआ, सूज गया है, साथ में इचिंग हो रही है, साथ में वहां पे पेन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये फॉर्मिक एसिड की वजह से। फॉर्मिक एसिड आया कहाँ से, बीज या तो एंट को काटने से, है ना, और वो क्या किया, इंजेक्ट कर दिया एसिड को आपकी बॉडी के अंदर में, फिर आपको पेन हो रहा है, या तो आपको क्या होता है, दर्द हो रहा है। तो इसको क्या करना है, तो जब उसने एसिड को आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, तो उस एसिड को न्यूट्रल करने की बारी आता है। तो न्यूट्रल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, कुछ भी बेस मटेरियल, चाहे तो टूथपेस्ट लगा लो, चाहे यहाँ पे सोप लगा लो, साबुन लगा लो, ये भी बेस होता है ना। और बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि कभी के घर में ऐसा कुछ काट लेता है तो मम्मी या पापा क्या करते हैं, जो भी मेटल का कोई सब्सटेंस होता है उससे क्या करते हैं, रब कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, और बेसिक ही उसको एसिड को क्या कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है। आप समझो, आपसे भी एडवांस कौन है, आपके मम्मी पापा दादा दादी है, जो क्या करते हैं, तुरंत काटने के बाद तुरंत क्या लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, रीजन भले ना हो, इससे होता है कि जो आपको पेन होता है वो काटने से उस पेन में रिलीफ मिलता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होने की वजह से। अब आप लोग क्या करोगे, उसमें कॉलगेट लगा देना, या तो क्या करोगे, सॉप लगा देना, साबुन लगा देना, क्या लगा, साबुन लगाना, जिससे आपको फॉर्मिक एसिड को वो न्यूट्रल कर देगा और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो पीएच के बारे में जानने से सोचो कितने कुछ नॉलेज आपके इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे हम लोग कुछ और पीएच के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड है, कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड है जो नेचर में आपको मिलता है, नेचर में आपको मिलता है। तो क्या है मिलता है, नेचुरल अकरिंग एसिड क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी हम लोग कुछ डिस्कस किए थे शुरुआत के चैप्टर में, फिर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेचर से मिलने वाला जो एसिड है जिसको कहते हैं हम लोग नेचुरल अकरिंग एसिड, उसमें सबसे पहले है विनेगर, क्या है, विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। विनेगर का में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, इसका नेचुरल सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो विनेगर में आपका एसिटिक एसिड आ गया। उसी तरह ऑरेंज की बात करेंगे तो ऑरेंज में क्या होगा, साइट्रिक एसिड। वैसे भी जितने सारे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने सारे खट्टे फल होते हैं, उन सभी में क्या होता है, साइट्रिक या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमारिंड में कौन सा एसिड पाएगा, टार्ट्रिक एसिड। यहाँ पे टोमेटो में कौन सा एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड, क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये सभी जो आपके फ्रूट्स या तो वेजिटेबल है वो क्या है, नेचुरल अकरिंग है, तो उनमें पाए जाने वाला एसिड भी क्या होगा, नेचुरल अकरिंग एसिड होगा। इसी तरह से मिल्क की बात करते हैं, और कौन सा मिल्क प्रोडक्ट में, सॉर मिल्क जिसको हम लोग दही कहते हैं, खट्टा दूध, और उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन भी है, लेमन में क्या होगा, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, क्योंकि लेमन भी क्या है, साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज भी क्या है, साइट्रस फ्रूट। इसी तरह से एंट स्टिंग, मतलब आपने देखा था अभी ये चींटी के जो स्टिंग होता है, डंक मारने से, चींटी के डंक मारने या काटने से कौन सी एसिड आती है, जिसका नाम है मिथानोइक एसिड, और इसी का सेकेंड नाम हमने बताया था फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड इसका नाम है। साथ में आपके पास नेस्टल स्टिंग, या तो एंट स्टिंग बोले या तो नेस्टल स्टिंग बोले, दोनों में सेम एसिड पाया जाता है, मिथानोइक या तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और ये सभी जो एसिड है, चाहे एसिटिक हो, सिट्रिक हो, टार्ट्रिक हो, ऑक्जेलिक हो, या तो लैक्टिक हो या मिथानोइक एसिड हो, ये सभी क्या है, नेचर में पाए जाने वाले प्लांट्स या तो आपके इंसेक्ट से मिलने वाला एसिड है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल अकरिंग एसिड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी सीबीएसई कई बार पूछा हुआ कि नेस्टल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है या प्रेजेंट होता है, तो बोलोगे मिथानोइक एसिड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सॉर मिल्क कर्ड में कौन सा एसिड होता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में आप रखोगे। चलो आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात को, पीएच ऑफ द सॉल्ट की बात करते हैं। जो आपका सॉल्ट है उसका क्या पीएच वैल्यू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आपको बात किया जाता है कि एसिड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड जो होता है वो क्या किसके द्वारा होता है, आपके पास यहाँ पे कुछ बातें गलत है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट इज फॉर्म, नॉट एसिड इज फॉर्म, हेयर सॉल्ट इज फॉर्म, है ना। तो सॉल्ट कैसे बनता है बच्चे, तो ये सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, बेस और एसिड के रिएक्शन से क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है। ठीक है बात को,
तो जब द पीएच ऑफ द सॉल्ट जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल एसिड या तो बेस पे। जो ओरिजिनल एसिड जिससे वो सॉल्ट बना है, एसिड और बेस से ही तो सॉल्ट बना है, तो उनके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा या एसिडिक सॉल्ट होगा। तो कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे आप बात को समझेंगे कि आपके पास मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मान लो दो लोग हैं, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, दोनों की जो कैपेसिटी है, पावर, वो क्या है, दोनों का स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा है। तो जो लड़ाई होगी उनके बीच में तो कैसा होगा, उनके बीच में समझौता होगा, है ना, तो वो दोनों कोई जीते हारेगा नहीं, वहां पे होगा न्यूट्रल। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा हो जाएगा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल में NaOH HCl, दोनों ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या बना है, NaCl कॉमन सॉल्ट और H2O। ठीक है, आगे बात करते हैं, मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग है, इस बार एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस है वो क्या है, वीक है, क्या है, वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जिस वर्ड के आगे, एसिड के आगे स्ट्रॉन्ग लगा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस के साथ आगे स्ट्रॉन्ग लगा है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, दोनों के में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लगा है तो न्यूट्रल सॉल्ट, दोनों के आगे वीक वीक लगा है, वीक एसिड वीक बेस, तो होगा न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों में क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस, न्यूट्रल सॉल्ट। और बच गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट। इतनी सी बातें हैं, और यहाँ पे उनके केमिकल रिएक्शन है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बात को, समझ में आ गया बात को। चलो, तो ये क्या था, पीएच ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। और पीएच तो आया नहीं, तो पीएच क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो इसका पीएच क्या होगा बच्चे, इसका पीएच होगा 7। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, तो जो पीएच होगा वो क्या होगा, पीएच होगा लेस देन 7। कितना होगा, लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 हो जाएगा। क्यों, क्या है आपका, ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिड का रेंज क्या होता है 0 to 7, तो क्या होगा, पीएच क्या होगा, लेस देन 7। यहाँ पे वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और बेसिक सॉल्ट बनेगा तो पीएच क्या होगा, पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से ज्यादा होगा, क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया। यहाँ फिर से क्या है, वीक एसिड वीक बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बना। जहां भी न्यूट्रल वर्ड आया तो न्यूट्रल वर्ड आते ही पीएच क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7। फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब पीएच 7, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट होगा, तो जो पीएच होगा क्या हो जाएगा, आपका पीएच वैल्यू जो होगा वो लेस देन 7 हो जाएगा, क्या होगा, लेस देन 7। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। और फिर से वीक एसिड वीक बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलने वाला है, जिसका पीएच जहां भी न्यूट्रल वर्ड आया तो वहां पे पीएच क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है बात को, ठीक है, आराम से देखेंगे चीजों को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे केमिकल्स फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। कुछ सॉल्ट है, देखेंगे, देखने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्या, केमिकल्स फॉर्म द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट किसको कहते हैं, NaCl। क्या कहते हैं, किसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। टेबल सॉल्ट किसको कहते हैं, NaCl। इससे बनने वाले बहुत सारे केमिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है, दिया हुआ है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl, या तो इसको कहते हैं टेबल सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो कॉमन सॉल्ट है, जिसको केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, किसके लिए, बहुत सारे सबस्टांस के लिए, बहुत सारे सबस्टांस प्रोडक्शन के लिए। कौन, केमिकल, जितने सारे केमिकल बनेंगे यहाँ पे किससे बनने वाले हैं, NaCl से। तो NaCl क्या हो जाएगा यहाँ के लिए, रॉ मटेरियल, क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे रॉ मटेरियल जब NaCl कॉमन सॉल्ट, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं,
तो उनसे कौन कौन सा केमिकल बनेगा भाई? तो उनसे केमिकल बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनने वाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में बात करें तो विरंजक चूर्ण बोला जाता है इसको। अगला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिससे हम लोग बेकिंग पाउडर बनाएंगे। आगे है आपके पास वॉशिंग सोडा जिससे हम लोग डिटर्जेंट बनता है, डिटर्जेंट का यूज होता है। आगे हम लोग बनाएंगे बहुत सारी चीजें जिसके हम लोग बात करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, पेरिस और प्लास्टर की बात करेंगे, जिप्सम की बात करेंगे। ये सभी किससे बनने वाला है? NaCl से। किससे बनने वाला है? NaCl से। कुछ आपके सामने है यहाँ पे जो डायग्राम में है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये क्या है आपके पास? बेकिंग सोडा जिसे बेकिंग पाउडर हम लोग खाने के सब्सटेंस में मिलाते भी हैं, है ना, बफी और सॉफी बनाने के लिए। ये है वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। कुछ सब्सटेंस का हमने यहाँ पे डायग्राम लाया है जिससे आपको क्या हो, पहचानने में या तो पढ़ने में इजी हो जाए। आगे आपके सामने है वन बाय वन हम लोग देखेंगे NaOH जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे बनता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी बातें पूछा है ना। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछेगा तो आपको पता है ये कैसे, क्या फॉर्मूला है? NaOH। NaOH ये कैसा होता है? तो बेसिक इन नेचर होता है। हम लोग शुरू से नहीं देख रहे हैं, चैप्टर से शुरुआत से इसको पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, ये बनता कैसे बच्चे? तो यहाँ देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से बनता है। तो पहले हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनता है। 1 नंबर का MCQ कभी भी आता है, हर बार रिपीट हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से बनता है, जिसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है इसके बारे में आप डिटेल्स में देखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं किससे? ब्राइन में। किससे पास करते हैं हम लोग? ब्राइन में पास करते हैं। ब्राइन क्या होता है? ये सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, जो नमक का जो घोल है ना, नमक NaCl का जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं हम लोग? ब्राइन। किसको? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को। अब एक्वस सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, आपके पास क्लोरीन जो गैस है वो फॉर्म होगा कहां पे? कैथोड पे। और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा कहां पे? एनोड पे। ठीक है। और NaOH जो होगा, जिसकी जरूरत है NaOH, ये पूछता है वो कहां पे बनता है? तो कैथोड के नीचे बनता है। कहां पे बनता है? कैथोड के नीचे बनता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? क्लोर अल्कली प्रोसेस। मोटा मोटी आपको क्या बताना है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस से NaOH बनता है। कैसे बनता है? जब ब्राइन से, ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो 3 चीजें बनता है। कितने? 3 सबस्टांस बनता है। पहला हाइड्रोजन गैस, दूसरा क्लोरीन गैस, और तीसरा आपके बनता है NaOH। ठीक है। क्या बनता है? NaOH बनता है, जो आपके सामने है। यहाँ पे देखो, ये क्या है आपके पास? H2O गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है। यहाँ पे क्या? Cl2 है। ठीक है। और ये कहाँ पे बन रहा है? ये भी पूछता है कि Cl2 कहाँ बनेगा भाई? एनोड पे। और H2 कहाँ बनेगा भाई? कैथोड पे। कैथोड पे क्यों बनेगा? H के पास क्या होता है? प्लस आयन होता है। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये कहाँ पे बनेगा? ठीक है ना, कैथोड के नीचे ही बनेगा। एनोड पे क्या होता है? ये प्लस होता है। और क्लोरीन कैसा होता है? क्लोरीन पे क्लोराइड आयन होता है। तो ये कहाँ बनेगा? एनोड के नीचे बनेगा। ठीक है। एनोड के पास ही बनेगा। एनोड पे क्या डिपोजिट होगा? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे क्या डिपोजिट होगा? आपका हाइड्रोजन गैस। और जो कैथोड के नीचे, कैथोड के नियर बाई में क्या बनने वाला है? NaOH बनने वाला है। और तीनों सबस्टांस जो हैं, तीनों कंपाउंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि आपको बात करें H2O, H2 मतलब हाइड्रोजन का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो हाइड्रोजन का यूज हम लोग करते हैं फ्यूल के रूप में करते हैं। ठीक है। मार्गरीन के रूप में करते हैं। ये मार्गरीन क्या है? तो मार्गरीन जो है आपका एक तरह का है डुप्लीकेट बटर। डुप्लीकेट बटर को कहते हैं हम लोग मार्गरीन। आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है ना। वेजिटेबल ऑयल से घी बना रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल से हम लोग क्या बना रहे हैं? आपका बटर बना रहे हैं, है ना। तो जो बटर वगैरह होता है उसको बटर, डुप्लीकेट बटर जो देख रहे हो ना आप लोग खाने पीने में, बर्गर वगैरह खाते हो, वहां पे तुरंत बटर काट के देता, तो वो ओरिजिनल बटर नहीं होता है, वो दूध का बना हुआ बटर नहीं होता है। ठीक है ना। वो बटर कौन सा होता है? डुप्लीकेट वाला, जिसको बोलते हैं मार्गरीन कहते हैं। आगे है अमोनिया भी बनता है। किससे? H2 से बनता है। और फर्टिलाइजर भी बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोजन से फर्टिलाइजर बनता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे NH3 अमोनिया है ना। यही तो फर्टिलाइजर में यूज होता है। ठीक है। तो ये H2 का हम लोग इतने सारे यूज देखे। आगे बात करें क्लोरीन का यूज क्या करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट आप लोग देखो आजकल लोग बहुत चल रहा है क्या?
स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो वहां पे क्या दिया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्लोरीन डाल दिया जा रहा है, जिससे पानी क्या हो, पूरा क्लीन दिखे आपको। क्या दिखे, क्लीन। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए स्विमिंग पूल में इसका यूज किया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया अभी, स्विमिंग पूल। अच्छा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप आ रही है ना पीवीसी, उसको बनाने में क्लोरीन का यूज करते हैं हम लोग। आगे हम लोग डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्ट का मतलब वाटर को प्योर करना, पीने वाला पानी बनाना है, वहां भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर रहे हैं। आगे हम लोग सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बनाने में यूज करते हैं। और कुछ पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में हम काम करते हैं, किसका, Cl2 का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये जो H2 और Cl2 केमिकल रूप से क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, केमिकल रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। किसके लिए, क्लीनिंग स्टील, स्टील को क्लीन करने के लिए। अल्युमिनियम क्लोराइड भी बनता है इससे। आगे बात करते हैं हम लोग, ये NaOH का क्या यूज है, तो NaOH का यूज होता है डीग्रीजिंग, ठीक है ना, डीग्रीजिंग मेटल के लिए। मेटल को डिग्रीजिंग करने के लिए, मेटल के ऊपर में कुछ चीजें लग गया तो उसको साफ करने के लिए, क्या, क्लीन करने के लिए, क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। जैसे मान लो को मेटल है तो उसके ऊपर ऑयल हो लग गया है या ग्रीस लग गया है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डिग्रीजिंग करेंगे। क्या करें, डिग्रीजिंग मेटल का यूज करने के रूप में करते हैं। सॉप बनाने के लिए NaOH का यूज करेंगे। डिटर्जेंट बनाने के लिए NaOH का यूज करेंगे। और आपके पास पेपर बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में इसका NaOH का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाना है तो वहां भी हम लोग यूज करेंगे, NaOH का यूज करेंगे। और साथ में हम लोग क्लोरीन और NaOH के रिएक्शन से हम लोग ब्लीच बनाएंगे। क्या बनाते हैं, ब्लीच बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, हाउस होल्ड ब्लीच बनाते हैं हम लोग, किसका यूज करके, Cl2 और आपका NaOH का यूज करके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, हिंदी में इसको कहते हैं बिरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं इसको, बिरंजक चूर्ण कहते हैं, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। और इसको हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैसे बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। आपने स्लैग्ड लाइम देखा होगा, है ना, आपको क्या बोलते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम को हम लोग कहते हैं चूना पत्थर की तरह। स्लैग्ड लाइम को कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना, है ना। एक्वा सॉल्यूशन होता है एक तरह का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उस पे हम Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे तो वो बन जाएगा CaOCl2। और इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और ये बन जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल भी देगा। तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या करते हैं, तो आपको ब्लीच करने के लिए, किसको ब्लीच करते हैं, कॉटन को। ठीक है, लिलेन को ब्लीच करने के लिए, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। वुड पल्प को ब्लीच करेंगे कहाँ पे, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने का काम होता है। हाउस होल्ड ब्लीच बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज जनरल भाषा में देखें तो जो गांव में कुआं होता है तो बरसात की वजह से कुआं भर जाता है, उसमें कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। उन बैक्टीरिया को पीने लायक पानी बनाने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, है ना, जिससे वो पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और फिर इसको गर्म करके गाँव में पिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और आपके सामने ये देखो, जहां भी आपको साफ सफाई वाले, है ना, जो आपके पास गली मोहल्ले में साफ करते हैं, जो कूड़े वगैरह होता है उसको हटाने के बाद उसके ऊपर जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह इंसेक्ट वगैरह किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर उसके छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम होता है। और ये डिसइंफेक्टिंग बार बार कह रहा हूं, ये नथिंग इज बट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का प्योर करना को कहते हैं हम लोग डिसइंफेक्टिंग कहते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, इसका केमिकल नाम ध्यान रखोगे, कॉमन नाम ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। कैसे बनता है इसको ध्यान रखोगे, और ये कंपाउंड आपके सामने कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने आने वाला है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है इसका केमिकल नेम, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, किसका, बेकिंग सोडा का नाम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों बातें एक ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि हाइड्रोजन लगने से बाइकार्बोनेट हो जाता है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, दोनों बातें एक ही है और इसका कॉमन नाम क्या है, मार्केट में बिकता है बेकिंग सोडा के नाम से। ये कैसे बनता है, तो देखो NaCl लिया, कॉमन सॉल्ट, क्योंकि सारे कंपाउंड किससे बनने वाले हैं, कॉमन सॉल्ट से बनने वाले हैं। NaCl लिया, H2O लिया और अमोनिया NH3 लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये चारों मिलकर क्या बनाए, NH4Cl प्लस में NaHCO3, यही लिख देता हूं मैं NaHCO3, ये कंपाउंड बनाया जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। तो ये चारों कंपाउंड को ध्यान में रखोगे, कैसे बनता है, NaCl, H2O, NH3, CO2, ये चारों को रिएक्शन से बनने वाला है ना, ये अमोनियम क्लोराइड साथ में NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलने वाला है। क्लियर है बात को। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको बेकिंग सोडा कहते हो, अब बेकिंग सोडा का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसको जब हीट करोगे, इसको क्या करोगे, हीट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। और CO2 मिलने से क्या होता है, जो चीजें हम मान लो बेकिंग सोडा से हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये आपके पास बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा में हम एसिड को ऐड करेंगे, टार्ट्रिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड यूज करने के बाद ये बना देगा हमारा बेकिंग पाउडर। क्या बन जाएगा, ये बेकिंग पाउडर, जिसका हम लोग यूज करते हैं एडिबल सब्सटेंस में, खाने पीने के सब्सटेंस में, ब्रेड में, केक में, है ना, या तो कोई भी पकोड़े वगैरह को बफी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर में होता क्या क्या है, एक तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 और ये दूसरा होता है टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, इमली का एसिड, समझ आया, इमली में पाया जाता है। अब ये क्यों टार्ट्रिक एसिड डालते हैं बेकिंग सोडा में, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और बेस कैसा होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। तो इस बीटर टेस्ट को, जो बेकिंग सोडा कैसा होता है, बीटर, इस बीटर टेस्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग टार्ट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं, जिससे जिसका जो बीटर टेस्ट है वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जब हम इसका यूज मिलाने के बाद बेकिंग पाउडर बनेगा, और इसका यूज जब हम एडिबल सब्सटेंस में, खाने पीने सब्सटेंस में यूज करेंगे तो उसका टेस्ट खराब ना हो और हम आराम से ब्रेड वगैरह, ये केक वगैरह और जो पकोड़े वगैरह उसको आराम से खा सकते हैं, बफी और सॉफ्ट बनाकर। समझ में आ गया आज आपको। तो आज आप बेकिंग पाउडर जाके दुकान में नहीं मांगोगे, उससे बोलना कि भैया हमें सोडियम बाइकार्बोनेट दो, देखो कैसा रिएक्ट करेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करना मत, नहीं तो कहेगा ठीक भैया मेरे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, क्योंकि वो बेचारा आपके जैसा पढ़ा लिखा तो है नहीं। उसको बोलो बेकिंग पाउडर दो, तुरंत एक पैकेट पकड़ा के आपको दे देगा। चलो आगे देखो, फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड। एडिबल एसिड में कौन सा एसिड है, टार्ट्रिक एसिड हम लोग ऐड करते हैं, तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखोगे। सारे जितने सारे कंपाउंड मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक कॉपी में, एक पेज पे सारे कंपाउंड का नाम लिखना और उसके सामने उसका फॉर्मूला लिखना, ठीक है ना, और बार बार उसको रिपीट करना, जिससे वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ये आपका होमवर्क समझ लो, ठीक है ना, या तो मेरे तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जो बेकिंग सोडा है उसका यूज। बेकिंग सोडा का यूज आप लोग हम लोग देख चुके हैं, केक बना लो, ठीक है, कोई भी चीज को सॉफ्ट या स्पॉन्जी बना लो, ठीक है, पकोड़े बना लो, ब्रेड बना लो, ठीक है, ये सब में इसका यूज होता है। साथ में इसका जो केमिकल यूज है, तो केमिकल यूज में क्या है कि ये पहले फायर फाइटिंग में यूज किया जाता है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशन में इसका पहले यूज किया जाता है पहले। तो अभी तो देखो, अभी इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है, अब रेड कलर का आता है, उसमें क्या होता है, CO2 होता है, आग वगैरह लगता है तो वहीं पे बुझाने में उसको CO2 गैस का यूज करते हैं, ठीक है। पहले जमाने में यूज किया जाता था क्या, NaHCO3, है ना, बेकिंग सोडा का यूज पहले फायर फाइटिंग के रूप में किया जाता था, अब इसका यूज नहीं किया जाता। बट अभी भी आप लिखोगे इससे सोडा एसिड निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है ना, लिख दोगे फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं, और खाने पीने की चीजों को स्पॉन्जी और आपको क्या है, सॉफ्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपका इसका यूज है। आगे देखिए, ठीक है, वॉशिंग सोडा, जिस तरह से बेकिंग सोडा आपने पढ़ा, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं
वॉशिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। वॉशिंग सोडा का हम लोग सीधा सीधी इसका नाम क्या होता है, केमिकल नाम। वहां पे हम लोग बेकिंग सोडा को हम लोग कह रहे थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे वॉशिंग सोडा को हम लोग कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। डेका का मतलब 10H2O होता है। तो यहाँ पे Na2CO3 H2O दिया हुआ, तो यहाँ 10 मिसिंग है, आप यहाँ पे 10 ऐड कर लोगे, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेटेड। तो इसका कॉमन नेम और इसका आपका केमिकल नेम, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड या तो सोडियम कार्बोनेट सिंपली बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2O। अच्छा, ये वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का यूज क्या करो, वॉश करने में करोगे। अरे भाई वॉश करने में यूज करोगे ना, तो वॉश कैसे करोगे, पानी से। तो जिसमें वाटर होगा कितना, 10 मोलिक्यूल, मतलब 10 बाल्टी पानी से इसको वॉश करना है। 10 बाल्टी पानी से वॉश करना है, जिसमें 10H2O लगा हुआ हो, वो कंपाउंड क्या है, वॉशिंग सोडा है। ऐसे इसको कोरिलेट करके लर्न करोगे, ठीक है ना। 10 बाल्टी 10 बकेट पानी से कपड़ों को वॉश करेंगे, तो ये क्या होगा, जिसमें 10H2O लगा हुआ है, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O। अब ये कैसे बनता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे, ठीक है, उसको जमा देंगे, है ना। तो यहाँ पे NaO2 प्लस में 10H2O और ये बन जाएगा Na2CO3 10H2O, ठीक, क्रिस्टलाइजेशन करने से आपका बन जाएगा। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, यूज कहाँ पे होता है वॉशिंग सोडा का, तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में, सोप बोरेक्स बनाने में, है ना, इसको यूज करते हैं। इसको क्लीजिंग एजेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा ही है, तो वॉश करेगा, क्लीन करेगा, जिसको बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। साथ में यहाँ पे रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। वाटर में दो तरह का हार्डनेस होता है बच्चे, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, उसको जस्ट आप बॉइल करो वाटर को, हार्डनेस क्या हो, रिमूव हो जाएगा, उसको आराम से फिल्टर करके आप पी सकती हो, ठीक है, तो वो हार्डनेस रिमूव हो गया, कौन, टेम्पररी हार्डनेस। और कुछ वाटर में परमानेंट हार्डनेस है, जिसमें आपका क्लोथ वगैरह, जो कपड़े वगैरह अच्छे से साफ नहीं होते हैं, आप कहीं बात कर रहे हो तो अच्छे से आपके बाल वगैरह साफ नहीं हो रहे, मतलब आपका पानी जो है, आपका वाटर जो है वो क्या है, उसमें परमानेंट हार्डनेस है। तो आपको क्या पड़ेगा, कपड़े धोना है, नॉर्मल साबुन से आप धो नहीं सकते, तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, वॉशिंग सोडा, है ना। और वॉशिंग सोडा कोई भी वाटर में, जो हार्ड वाटर होगा उसमें भी ये काम कर लेगा भाई, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, वॉशिंग सोडा का। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा चैनल को लाइक वाइक कर दिया करो, वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो, दूसरे को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जब समझ में चीजें आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा कमेंट करो कि मैं आपके लिए मजबूर हो जाऊं वीडियो बनाने के लिए, और ज्यादा चैप्टर के वीडियो बनाऊं। आगे बात करते हैं हम लोग, आर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट होता है वो ड्राई होता है क्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन बार बार एक सीबीएसई पूछता है क्या, कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स नंबर केमिकली अटैच्ड कर दिया जाता है, किसमें, फॉर्मूला यूनिट ऑफ द मास में। मतलब कोई भी फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट है, मतलब आपका कोई सॉल्ट है, उसके मास फॉर्मूला यूनिट पढ़े हो ना क्लास 9th में, तो कोई भी, चलो ऐसा समझो कि कोई भी सॉल्ट है, उसके आगे उसके साथ में हम एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि बात करते हैं ब्लू कॉपर सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट या तो सिंपली कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O। तो इसमें क्वेश्चन क्या सीबीएसई पूछा है, ध्यान रखना, रिमाइंड करना इस बात को बार बार, कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है। इसमें पूछता है कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इसको लिखोगे 5। कितना लिखोगे, 5। क्या लिखोगे, 5। आगे आपके पास होता है जैसे CaSO4 2H2O, इस किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का है, किसका है, जिप्सम का। इसमें कैल्शियम सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2। कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है,
2 है, कितना है 2। इसी तरह से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, इसी तरह से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 10H2O, ये भी था वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो यहाँ पे लिखोगे कितना 10। ये इस बार का पेपर में आया था, ध्यान रखो सीबीएसई इस बार 2023 में ये पेपर में आया था कि कैल्शियम सल्फेट या तो कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। तो अब क्या लिखोगे, कॉपर सल्फेट में पूछेगा तो क्या लिखोगे 5, कैल्शियम सल्फेट पूछेगा तो 2, और सोडियम कार्बोनेट में पूछेगा तो लिखोगे 10। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कोई भी सॉल्ट में वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स ऐड किया गया है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है बात को। चलो आगे देखते हैं हम लोग कुछ और कंपाउंड, और कंपाउंड में यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये लास्ट कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पीओपी भी बोलते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, कि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलेंगे, पीओपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा, केमिकल नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट क्या है CaSO4, यहाँ पे क्या है हाफ H2O है, क्या है हाफ H2O है, मतलब आपके CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसलिए हेमीहाइड्रेटेड बोलते हैं। और ये केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, किसका, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो आपके पास क्या है, ये जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है, और इसको हम हीट करेंगे, क्या होगा, हीट करेंगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O, मतलब 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, जब हम यहाँ पे पीओपी में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड में 3/2 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो जिप्सम मिल जाएगा, और जिप्सम को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो 3/2 पार्ट ऑफ वाटर क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा, और ये बन जाएगा वापस आपका पीओपी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पीओपी बन जाएगा। और पीओपी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो पीओपी का यूज हम लोग करते हैं मेकिंग द टॉयज। जो टॉयज बनता है, आप यहाँ पे डेकोरेशन मटेरियल, जो डेकोरेट करने के लिए, जो हाउस को, होम को, रूम को डेकोरेट करते हैं ना, उसको डेकोरेटिंग मटेरियल बनाने के लिए करते हैं। मेकिंग द सरफेस स्मूथ, स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने में करते हैं। और इन मोबिलाइजिंग ब्रोकन बोन, जो आपका हड्डी वगैरह का भी टूट वगैरह आ जाता है ना, बोन वगैरह ब्रेक कर जाता है, तो उसके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है वो क्या होता है, पीओपी होता है। क्या होता है, पीओपी होता है। घरों में जो वॉल वगैरह को स्मूथ किया जाता है वो क्या होता है, पीओपी होता है। और आपके पास सीलिंग वगैरह में जो डेकोरेट किया जाता है वो क्या होता है, पीओपी होता है। जो स्टेच्यू वगैरह बनाए जा रहे हैं आजकल, रोड साइड में लोग बनाते हैं ना, सीमेंट टाइप का लगता है, व्हाइट सीमेंट जिसको बोलते हैं, वो पीओपी होता है। क्या होता है, पीओपी होता है बच्चे। तो पीओपी का यूज, और पीओपी बनता कैसे है, तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, पीओपी का फॉर्मूला क्या है, ये सारे फॉर्मूले को आपको क्या करना है, एक पेज पे लिखना है, और लिख के बार बार इसको देखते रहना है, और देखते रहना है। इस तरह से देखते देखते ये पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है कंप्लीट रूप से। फिर से मैं एक रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसके पहले आप इसका पार्ट 1 देखो, क्योंकि चैप्टर का पहला वीडियो क्या है, पार्ट 1। आपके पास जो आपके पास प्ले लिस्ट में एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 1 वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, उसको जाकर पहले देखो, फिर इस वीडियो को देखोगे तो फिर बहुत मजा आएगा, फिर पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, और फिर हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कि और कौन सा चैप्टर पे वीडियो बनाना है। वैसे तो मैं हर चैप्टर का वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और आप इसी तरह से मुझे लाइक करके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और दूसरे के साथ में शेयर करके, इस तरह से हमें हमारे मनोबल को बढ़ाएं, ठीक है। और फिर से आपके पास है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।